अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम और मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफे में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा और तवानाई से भरा हुआ आगाज कर चुके हैं। और शो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक संजीदा जो है मौजू के हवाले से बात करेंगे। सेहत की बात की जाए तो कहते हैं ना कि सेहत किसी नेमत से कम नहीं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत ही उसकी सेहत है तो भी ये कहना गलत ना होगा। और लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियाँ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि उनका नाम सुनकर ही इंसान के दिल में जो है खौफ तारी हो जाता है। ऐसी एक बीमारी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है कैंसर। और हमारे प्रोग्राम का आज ये मकसद होगा कि हम कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आगाही फराहम करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका अगर वक्त पर इलाज हो जाए तो ये काबिल इलाज है। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो कैंसर के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और पाकिस्तान में भी ये शरह जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इसकी आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों इसमें इजाफा हो रहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे और गैस का तारुफ भी कराना चाहेंगे। बिल्कुल, गैस का हम तारुफ करवाएंगे। ज़हरा ने बिल्कुल सही कहा कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और ये सेहत एक इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत चीज़ है कि हमें इसका एहसास तब होने लगता है जब ये हाथ से जाने लगती है। और जब हम सेहतमंद होते हैं हम इस हवाले से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होते कि हमें अपनी सेहत को बरकरार रखना है, जो कि एक बड़ी गलत बात है। हमें अपनी रूटीन के हिसाब से हमने अपनी जो भी हमारी ज़िंदगी है उसको इस तरह रखना चाहिए, तर्ज ज़िंदगी हमारा ऐसी होना चाहिए कि हमारी सेहत बरकरार रहे, और जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र के बढ़ते बढ़ते हमें सेहत की जानिब से कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े। आज कैंसर से मुतल्लिक मरीज जो है वो ढूंढना किसी के लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। हर खानदान में कहीं या किसी न किसी जानने वाले को आप ऐसे शख्स को जानते हैं जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। इसके मुख्तलिफ तरीका इलाज में देखने को मिलते हैं। आज हम जिस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं ये एक बिल्कुल अलग नोयत का एक इलाज का तरीका है जिससे बहुत से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की जाए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर सोर्सोप रेहान साहब, जो कि एक अपने मुख्तलिफ और मुनफरिद तरीका इलाज की वजह से इनका नाम भी सोर्सोप जो है वो पहचाना जाता है अभी। तो मिस्टर सोर्सोप रेहान साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत ठीक है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कैंसर के हवाले से हमने ये देखा कि अगर खानदान के किसी एक फर्द को हो जाता है तो वो बेचारे अपनी बेटियों के जहेज तक बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, उनके घर तक बिक जाते हैं सिर्फ उस मरीज की जिंदगी के कुछ दिन और देखने के लिए, है ना? तो ये जो तरीका इलाज है ये क्या है, और क्या ये भी उन दूसरे इलाज के तरीकों की तरह बहुत महंगा तरीका इलाज है? देखें, जितने भी कैंसर्स होते हैं, जितनी भी टाइप होती है कैंसर्स की जी, उनमें जो 90% जो कैंसर्स होते हैं उनका तमाम का जो ताल्लुक होता है हमारे इम्यून सिस्टम से होता है और हमारी ग़िज़ा से होता है। ये बात गलत है कि लोग कहते हैं कि अगर वालदा को हो गया था तो बेटी को हो गया और वालिद को हो गया था तो बेटे को हो गया। ख़ानदानी तौर पे इस तरह से नहीं होता। बेसिकली ख़ानदानी तौर पे होता यह है कि हम ख़ानदानी तौर पे ग़िज़ा इस्तेमाल करते हुए आ रहे होते हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है डेवलप होता है। अच्छा, यानी कि मौरूसी कुछ नहीं होता? मौरूसी नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे लोगों के घरों के अंदर कोई मीठा बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होता है तो चीनी का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो स्टमक कैंसर का। हाँ, वो सिर्फ अम्मी जान तो नहीं खाती, बच्चे भी खाते हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे कहते हैं ना कि जीन्स भी कई कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर किसी को जेनेटिक कोई डिजीज है उसकी फैमिली में रन कर रही है तो वो आगे पास ऑन होने का खतरा होता है उसमें। देखें, अभी तक मैं तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को सर्व कर चुका हूँ 10 साल के अंदर। जी, ठीक है। उसमें बेशुमार केसेस आते हैं और 90% लोग ऐसे ही आए हैं जिनको खुराक का प्रॉब्लम है। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता था ज्यादा, ठीक है, अच्छा। कोई पान गुटखा नस्वार वाले लोग हैं, या कोई चीनी ज्यादा इस्तेमाल करता था, या कोई मिर्चें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था। जो 10% केसेस समझ में नहीं आए हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, 2 महीने के, या जो पैदा होते हैं और उनमें ब्लड कैंसर वगैरह पाया जाता है। लेकिन जब उनकी भी हिस्ट्री ली जाती है
तो पता ये चलता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वाइफ जो औरत है, माँ है उनकी, उन्होंने जो है वो डब्बे के जूसेस बहुत ज़्यादा पिए हैं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, तो फिर वो चीज़ें सामने आती हैं। तो ज़्यादातर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ग़िज़ा का सही इस्तेमाल। ठीक है, तो अगर ग़िज़ा की बात कर रहे हैं तो आपका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो पूरे ख़ानदान में एक जैसी ही ग़िज़ा खाई जाती है, वो नस्ल दर नस्ल उसी तरह के मामलात चलते रहते हैं, तो वो उन चीज़ों की कमी बरकरार रहती है जो कि इस तरह की बीमारियों को दावत देती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट। हम इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैंसर के मर्ज़ के हवाले से, मगर इससे पहले कि हम तफसील से बात करें, एक छोटा सा वक्फा है, उस वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और आज हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। मिस्टर सोरसोब रेहान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ास तरीके से हमें कैंसर का इलाज भी बताएंगे। सर, इलाज से पहले मैं अगर पूछूं कि कैंसर का मर्ज़ क्या है, कहते हैं ना कि ये कोई जरासीम की वजह से नहीं होता या किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होता, बल्कि अपने ही बॉडी के सेल्स कुछ एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है? वजूहात की अगर हम बात करें तो क्या वजह है, क्यों हमारे बॉडी के टिश्यूज या सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं? देखिए, होता इस चीज़ का जो ताल्लुक है वो हमारी ग़िज़ा से ही है, हमारे रहन सहन से ही है कि जिस तरह से हम एक्सरसाइज नहीं करते, मिसाल के तौर पे पानी अच्छा नहीं पीते, ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल नहीं करते। होता ये है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डब्बे के मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिस्कुट्स इस्तेमाल कर रहे हैं नाश्ते के अंदर, ठीक है। ऐसे डब्बे का दूध भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिफाइंड नमक है, सही, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर नमक का भी, हाँ। ठीक है। उससे होता ये कि हमारा इम्यून सिस्टम आहिस्ता 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 नीचे की जानिब जाना शुरू हो जाता है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। कैंसर सेल की खुसूसियत ये है कि वो लो ऑक्सीजन के अंदर एक्टिव हो जाता है और हमारे हेल्दी सेल्स के साथ ग्रुपिंग करना शुरू कर देता है और फिर ट्यूमर्स क्रिएट करता है, सही, ठीक है। अगर आप, और हेल्दी सेल की खुसूसियत ये है कि ये हाई ऑक्सीजन के अंदर हमारा यानी कि हेल्दी रहता है और ये ग्रुपिंग नहीं करने देता एबनॉर्मल सेल्स को। तो अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेंगे, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी कैंसर सेल आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं होगा। सही है। तो ये अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी मतलब मुश्किल हम इंसानों पे आज तक नहीं उतारी जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। कोई ऐसा मर्ज नहीं आया जिसका कोई इलाज ना हो। हर मर्ज का इलाज होता है और एक इलाज नहीं होता, कई तरीकाकार होते हैं। एक तो हमने जो एक जनरली हम देखते हैं जो सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता है, एक तरीका इलाज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स करते हैं, जो बहुत महंगा तरीका है। उसके अलावा कुछ लोग हर्बल तरीका इलाज जो है वो भी मतलब ऑफर करते हैं। आप किस तरह से जो है वो इलाज करते हैं कैंसर के मरीजों का, जरा इस हवाले से बताइए। सोरसोब तो एक किसी फ्रूट का नाम है, मगर इस वक्त तो आपका नाम है, ये क्यों पड़ा है और क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुज़िश्ता 10 साल से अवेयरनेस दे रहा हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ और दोबारा बताना चाहता हूँ कि वो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें। उसकी मिसाल भी मैं दे देता हूँ कि इस वक्त जो कीटो डाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें देसी घी भी इस्तेमाल किया, उसमें कोई भी नॉन नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जा रही जी। यानी कि एक्स्ट्रा फैट जो है वो आपकी बॉडी में नहीं पैदा होता। ठीक है, आप किस तरह इलाज कर रहे हैं इस मर्ज का? देखिए, इसमें आपने सोरसोब के बारे में भी दोबारा बता दूं कि सोरसोब जो है वो एक फ्रूट का नाम है और उसके पत्तों की चाय भी पी जाती है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट पाकिस्तान में वो ग्रो नहीं हो पाता है और वो हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से मंगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसकी खुसूसियत ये है कि उसमें कोई खास किस्म की विटामिन सी होती है जो 100% एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से बूस्टअप करती है, ठीक है। ये तो एक सोरसोब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब इससे जदीद भी चीजें आ गई हैं।
अच्छा, तो आप सोर्स ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए और बाकी जदीद चीजों का भी अब इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या है जरा बता दें, या टीवी पे उसके लिए जरा फीस देनी पड़ेगी हमें? नहीं, मैं बता देता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर भी इन चीजों पे काम होना चाहिए। जी। एक चीज है जिसे कहते हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम ये हमारे पास तो कोयले की जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की जो जखायर होते हैं, वहाँ से बहुत महदूद मकदार के अंदर ये जो है ना मिनरल्स की शक्ल में ये दस्तयाब होती है, मिलती है। ठीक है, जापान ने इसको प्रोड्यूस किया है, बना लिया है और वो लोग दे रहे हैं स्टेज 3-4 कैंसर के पेशेंट को, और वो लोग सरवाइव भी कर रहे हैं। स्टेज 3-4 यानी कि लास्ट स्टेज के जो पेशेंट होते हैं उनको दे रहे हैं वहां पर। उसके अलावा जापान ने एक ईटिंग ऑक्सीजन भी बनाई है। ईटिंग ऑक्सीजन उन्होंने आपकी ऑक्सीजन जी आपने ये पहली मर्तबा सुना होगा, लेकिन ईटिंग ऑक्सीजन बनाई है जो कि कोरोना के पेशेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईटिंग वाटर भी बनाया होगा? अल्कलाइन वाटर बनाया है उन्होंने, ईटिंग वाटर तो नहीं बनाया, अल्कलाइन वाटर बनाया जिसका pH 8.5 होता है, और हमने भी पाकिस्तान में वो बना लिया है अल्कलाइन वाटर। अच्छा, ईटिंग ऑक्सीजन के बारे में आप पूछना चाह रहे थे। ईटिंग ऑक्सीजन बेसिकली क्या है कि दुनिया में जितनी भी उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट जो चीजें होती हैं उनको यानी ये यकजा किया है। ठीक है, सही सर, माजरत ब्रेक का वक्त हो गया, हम इसी पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि ईटिंग ऑक्सीजन क्या होता है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा, और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सोर्सोप रेहान साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं कैंसर के मर्ज के हवाले से। और क्योंकि आज बात हमारी सेहत से मुतल्लिक हो रही है, हमारे प्यारों की सेहत के हवाले से हो रही है, तो हम किस तरह भूल सकते हैं कि इस कौम के वो प्यारे प्यारे बच्चे जो पोलियो का शिकार हो गए हैं इस साल भी, और बदकिस्मती से हम अभी तक अपने मुल्क से पोलियो को ख़त्म नहीं कर पाए। तो आज इसी हवाले से हम एक इंफॉर्मेशन भी लेंगे, बात करेंगे पोलियो के हवाले से भी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम। सर सबसे पहले तो हम जितने भी ये सेहत के शोबे से मुतालिक जितने भी लोग हैं जो पोलियो के खात्मे के लिए कोशिश हैं, सर हम उनकी खिदमात को सराहते हैं। और सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर पोलियो पाकिस्तान में अभी तक जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? आज भी हमें किस किस्म के मसाइल का सामना है? मैं पहले तो आपकी इस बात की तारीफ करूंगा कि पोलियो के जो फुट वर्कर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी जितना भी सराहा जाए वो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने कई ने सैकड़ों में जाने दी हैं। और ये वो है वॉलंटियर जो आपके घर पे आ रहे हैं और आपको बच्चों के लिए हिफाजती तदाबीर मुहैया कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से उनको वेलकम करना और उनको सराहना बहुत जरूरी है। अब आ जाए कि हमारे पास पोलियो जो है पूरी दुनिया से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो कि अभी तक एक काली कलंक लगी हुई है हमारे ऊपर। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे बच्चों का है जी। ये ऐसा मर्ज है जो एक मरतबा लगे तो बीमारी छोड़ती नहीं है। वो यानी टांग अपाज होगी तो टांग, हाँ बाजू तो बाजू, और कभी कभी जानलेवा भी होता है। और इसका फिर इलाज नहीं है, यानी एक मतलब वायरस अटैक किया तो वो नसों को तोड़ देता है, फोड़ देता है, खत्म कर देता है। सर तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पोलियो वर्कर्स इतनी मेहनत करके आपके घरों तक जाते हैं, उन वालिदैन को जो कि अभी भी जब पोलियो वर्कर्स उनके दरवाजे पे आते हैं तो वो उनको मना कर देते हैं, 2 कतरे भी अपने बच्चों को पोलियो के नहीं पिला पाते, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर ऐसे वालिदैन को? उनके बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि ऐसी बीमारी है कि एक बार हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमारे बच्चों वालिदैन को हम ये याद दिलाएंगे कि अगर बच्चों को आपने कतरे नहीं पिलाया तो यकीनन हर बार पिलाएं, क्योंकि आप बार बार पिलाने से अपने दिफाई निजाम को बार बार सर्विस करते हैं,
मजबूत बनाते हैं, मजीद मजबूत बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कुछ पिलाए हैं और रूटीन की वैक्सीनेशन कराई है तो भी आपको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। जब भी हम ये एहदाम हासिल करने की कोशिश करते हैं और कतरे पिलाने के लिए जो हमारा मुहिम चलती है उसके अंदर इस तरह लेना जरूरी है। याद रखें कि अगर आपके बच्चे कहीं भी कोई भी एक भी कमजोर रहा उनका दिफाई निजाम, तो पोलियो का वायरस न सिर्फ उस बच्चे के ऊपर हमला करेगा बल्कि आपकी कम्युनिटी में, आपके घराने में, सब में ये वायरस फैलता जाएगा और दूसरे किसी के बच्चे को लगेगा। तो हमें अपने बच्चों का हिफाजत करना हमारा काम है। ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हमारी कौम के बच्चे हैं और इनका ख्याल अगर हम लोग नहीं करेंगे बहैसियत कौम तो फिर कौन करेगा। हम इसी हवाले से बात करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज कैंसर के मुद्दे के हवाले से। हमारे साथ मिस्टर सोरसोप रेहान साहब मौजूद हैं। अच्छा, अभी वक्फे से पहले हमने जिन चीज़ों का जिक्र किया, एक सोरसोप का जिक्र किया, दूसरा आपने जर्मेनियम का बताया हमें, और आपने ईटिंग ऑक्सीजन के बारे में हमें बताया। ये सारी चीज़ों से मतलब जो सुनने वाले हैं, जो खास तौर पे जो इस मर्ज में मुब्तला हैं, उन्हें इससे कोई वो गर्ज नहीं है। उन्हें सिर्फ ये कि क्या इससे हम ठीक हो सकते हैं, इससे इलाज हो सकता है। आप किस तरह इलाज करते हैं और किन लोगों के लिए वो इलाज है, जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के हिस्से के आखिरी लम्हात है। देखिए, सोरसोप के बारे में मैंने आपको बताया, डिटेल बता दिया। उसके पत्ते, उसकी टहनियाँ, उसकी चाय बना के पी जाती है। इसी तरह जर्मेनियम के बारे में मैंने बताया कि जर्मेनियम कोल माइन, जो कोयले की कांद होती है, वहाँ से मिनरलाइजेशन एक्सट्रैक्ट करके और उससे इलाज किया जाता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जो कहा जाता है वो इम्यून थेरेपी कहा जाता है। ठीक है। जब स्टेज 3-4 के अंदर कीमोथेरेपी नहीं हो पाती है, स्प्रेड हो जाता है या मल्टीपल टाइप जनरेट हो जाती है कैंसर की, तो इम्यून थेरेपी की जाती है। तो इसको आप जो तरीका इलाज है वो इम्यून थेरेपी कह सकते हैं इसको। इम्यून थेरेपी करके पेशेंट को उस वक्त इम्यूनिटी बढ़ा रहे होते हैं आप मरीज की। सारा जो सिलसिला है, बुनियाद है वो यही है कि किसी तरह से पेशेंट को की इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाए। और मेरी तमाम जो स्टेज 3-4 के जो पेशेंट हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग मुझसे जरूर रब्ता करें। रिजल्ट्स क्या है आपके पास? रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर किसी भी स्टेबल कंडीशन में किसी भी पेशेंट को ये तमाम चीज़ें देना शुरू की जाएं या दे दी जाएं तो वो सरवाइव करता है और सर्वाइवर भी मौजूद हैं। अगर आप हमें मौका देंगे तो हम सर्वाइवर्स को बिठा सकते हैं आपके अगले प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि सर वो पेशेंट जो कि स्टेज 3 या 4 के हैं उनका भी इलाज मुमकिन है इस तरीके इलाज से जो कि आप बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखें, स्टेज 3-4 के अंदर, जैसे कि स्टेज 4 है, उसके अंदर कीमोथेरेपी जो है मुमकिन नहीं होती है। क्योंकि अब अगर 60 साल की किसी की एज है या 70 साल की एज है तो वहाँ पे कीमोथेरेपी नहीं की जाती। पूरी दुनिया में, जैसे कि अगर मैं फुदा जनरल हॉस्पिटल चाइना का नाम लूँ, फुदा जनरल हॉस्पिटल चाइना के अंदर इम्यून थेरेपी की जाती है। वो भी अपनी हर्ब्स के जरिए की जाती है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पे। ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इम्यून थेरेपी नहीं की जा रही है। स्टेज 4 में हो यही रहा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जब रिफ्यूज कर देते हैं तो छोटे हॉस्पिटल जो है उनकी कीमोथेरेपी करते हैं। और वो अगर एक आदमी 1 साल तक जिंदा रहता है, जिंदा रहना उससे, तो वो 6 महीने में कीमोथेरेपी करके मर जाता है। ये भी हो रहा है। इम्यून थेरेपी की तरफ हमें जाना चाहिए, नेचुरल डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक सबसे मैसेज मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें लास्ट में दें कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हम ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये बीमारी जो कॉज करती है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है। तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि ये बीमारी हमें हो ही ना? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि एक्सरसाइज करें। खवातीन के अंदर आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना होगा कि ये हो जाता है। देखिए, उसमें 3 चीजें खवातीन की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ठीक है। और एक छोटी सी और निशानदेही मैं कर दूं कि किचन के अंदर खवातीन रहती हैं, वहां पर अपना माहौल अच्छा बनाए। वहां से वो जो कार्बन आ रहा है उनको दिन में 3 या 4 मरतबा या 10 मरतबा, वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे रब्ता करना हो तो कैसे रब्ता किया जाए? टेलीफोन पे कर सकते हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं नंबर बता सकता हूँ अपना। अच्छा, आपको ओके, ठीक है। तो मतलब फेसबुक वगैरह पे, गूगल पे सर्च करके आप आसानी से फेसबुक पे भी है और हमारा जो एक पेज भी है, एंटी कैंसर सोरसोप इन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मिस्टर सोरसोप रेहान साहब,
आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन सारे हमारे बहन भाइयों की परेशानियां कम करे जो कैंसर की वजह से जिनकी ज़िंदगियां जो है मुश्किल में है। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात होगी और यकीनन आज बहुत एक दिलचस्प किस्म का एक दूसरा हिस्सा जो है वो शो का होने वाला है। आप उसे मिस नहीं करना चाहिए आपको। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। मैं हूं फहीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रजा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां हम आज बहुत ही एक मज़ेदार सी गुफ्तगू करने वाले। हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं, मगर उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर मैं एक पाकिस्तान टेलीविजन के एक ड्रामा का नाम लूं जिस ड्रामा के साथ हमारे बचपन जुड़े हुए हैं, अगर कहा जाए कि हमारा बचपन वो ड्रामा था ऐनक वाला जिन, तो बहुत से लोगों के चेहरों पे इस वक्त मुस्कान आ गई होगी। ऐनक वाला जिन, यकीनन ऐनक वाला जिन से हम सभी वाकिफ हैं। हमारा किसी भी जनरेशन से ताल्लुक है, हमने वो ड्रामा देखा है या नहीं देखा है, तब भी हम इस नाम से वाकिफ हैं। हम उन किरदारों से वाकिफ हैं। ऐनक वाला जिन उन सारे किरदारों, उस टीम के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन की भी एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट थी जिसने जो बच्चों के लिए काम हो रहा था। आज बदकिस्मती से इतने चैनल्स हैं मगर बच्चों के लिए कोई भी इस तरह का काबिल तारीफ प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान टेलीविजन के इसी मशहूर एक ड्रामा से और ऐनक वाला जिन से इनका ताल्लुक है। और अगर मैं कहूं कि हमारे साथ मौजूद हैं नस्तूर, तो कैसा लगेगा आप? तो करवा दी जाए आपकी मुलाकात। ठीक है, तो नस्तूर साहब से मुलाकात करते हैं। मुझको मदद के लिए उड़ता हुआ आऊंगा मैं तो उसके लिए। मेरे दिल में प्यार है सबके लिए, मेरे दिल में प्यार है सबके लिए। जालिम को बच के निकलने न दूंगा, दर्दमंदों ज़ईफों की खिदमत करूंगा, मैं उस्तादों की दिल से इज्जत करूंगा। जो भी बुलाएगा मुझको मदद के लिए, उड़ता हुआ आऊंगा मैं तो उसके लिए। मेरे दिल में प्यार है सबके लिए। सर, सिर्फ आपके दिल में प्यार नहीं है, हमारे दिल में भी प्यार है आपके लिए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सर, आप कैसे हैं? बहुत शुक्र। और जो भी बुलाएगा मुझको आप मदद के लिए उड़ता हुआ आऊंगा जी। तो मैं उड़ता हुआ आ गया। आपने याद किया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू स्टिल रिमेम्बर अस।
जी बिल्कुल, और सर हमारे लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद है। 90 की दहाई का एक ऐसा मैं कहूँगी जादुई किरदार जिसने तमाम पाकिस्तानी आवाम के दिलों में घर कर लिया। और बताइए सर, हमें क्या ये ड्रामा जो है वो रीलॉन्च होने जा रहा है? ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ, जानना चाहूँगी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ज़रा मैंने देखा कि बहुत से काम हो रहे हैं यहाँ पे, अच्छे भी हो रहे हैं और कुछ बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, जी कुछ लपेटा भी जा रहा है और हम अपने कल्चर को काफ़ी पीछे छोड़ गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए जो कि अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। जी वो टाइम था, पीटीवी का दौर होता था, बच्चों के लिए होता था, अवेयरनेस होती थी, बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। इस प्रोग्राम में आपको पता है हर एक एपिसोड में एक लेसन होता था। जी हाँ। ए हमीद साहब ने जैसे इसे लिखा, जी चाइल्ड साइकोलॉजी देख के, लेकिन अब वो बच्चे मैं देख रहा हूँ दूसरे उनके हाथ में टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो ऐसी चीजें देख रहे हैं। आई थिंक वी आर रूइनिंग अवर जनरेशन और ये एक बड़ा सीरियस इशू मैटर है। है। बिल्कुल हम तो अपना टाइम कर चुके, अल्लाह पाक ने पब्लिसिटी दी, आप बच्चों से लोगों से प्यार मिला, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़रूरत है इस वक्त एट दिस टाइम कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को अपना कल्चर बताएं, अपने हीरोज़ के मुताबिक बताएं, उनमें अवेयरनेस जगाएं। और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत कुछ देखेंगे। इस प्रोग्राम को रात मुस्तकीम के तहत हम करेंगे। सर हमें पूरा यकीन है कि आप एक मतलब इस नेक नियति के साथ काम करने जा रहे हैं, तो यकीनन उसमें हमारे बच्चों का एक बहुत कुछ उनके लिए होगा सीखने के लिए, और अगली जनरेशन जो है वो भी याद रखेगी जिस तरह आपको और इस प्रोजेक्ट को हम आज भी याद रखते हैं। एक वक्फा जो है ना बीच में आ चुका है, एक वक्फे के बाद जैसे ही आते हैं तो मजीद हम इसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। ऐनक वाला जिन क्या हमें दोबारा देखने को मिलेगा और उसमें कौन कौन होगा, बाकी किरदारों के हवाले से बात करेंगे, इस कंटेंट के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हमारे साथ मौजूद है 90s की दहाई का एक बहुत ही मशहूर और जादुई कैरेक्टर जो कि नस्तूर जिन के हवाले से मशहूर था। ऐनक वाला जिन ड्रामा में शहजाद केसर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया कि ड्रामा जो है रीलॉन्च हो रहा है, तो उसके हवाले से हमें बताइए कब तक ये ड्रामा जो है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए एक बड़ी ये खुशी की बात है, और क्या कैरेक्टर्स होंगे उसकी डिटेल बताइए। इसमें ये है कि वी आर वर्किंग ऑन दिस, राइटर ने लिख लिया है, सारा कुछ हो गया। अब वापसी पे जाके मेरी शूटिंग जो है शुरू हो जाएंगी, सब प्लान आउट है, एवरीथिंग इज देयर। और जैसे कि ये प्रोग्राम पहले था, जी अब ये आ रहा है एज अ रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से, और इसके हर एपिसोड में बच्चों की एक लेसन होगा, अवेयरनेस होगी, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें मंजर आम पे लाएंगे जी, और पॉजिटिवली बच्चों को हम दिखाएंगे। जैसे कि अभी डराया जा रहा है बच्चों को, क्या बड़े भी डर जाते हैं जब मैं स्विच ऑन करता हूँ टीवी का, तो रियली मैं बड़ा डिमोरलाइज हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। बच्चे वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हैं बच्चे एजुकेशन की वजह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोग्राम को इस तरह से लाएंगे सराते मुस्तकीम के तहत, जिस चीज में अल्लाह का जिक्र होगा तो उसमें उसकी बरकत एक लर्निंग होगी। सर जैसे पहले ड्रामास बनते थे, जैसे ऐनक वाला जिन था, एक नसीहत थी उसमें बच्चों के लिए, अब क्यों नहीं इस तरह के ड्रामास बनते? और बच्चों के वैसे ड्रामास बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन बच्चों की तफरीह के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, उनके सबक के लिए कोई मुझे आज ड्रामा इस तरह का नहीं देखने को मिलता। देखिए बच्चे जो हैं दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, आप कोई उन्हें चीज दिखाएंगे वो एकदम उसे पिक करेंगे। अब हमारे चैनल्स पे को आप देखें, उसमें डिवोर्स हो रहा है, उसमें बेवफाइयां दिखाई जा रही हैं, उसमें क्राइम दिखाया जा रहा है, उसमें मायूसी दिखाई जा रही है, तो बच्चों के जहन पे वो असर पड़ता है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो बता रहे थे कि उस दिन मेरा बेटा आया 3-4-5 साल का, तो आके कहता पापा आपने मामा को डिवोर्स क्यों नहीं किया?
कहता है ये क्या कहीं ना कहीं इसने देखा होगा, सुना क्यों होगा। उसने कहा कि कुछ नई मामा लानी है तो बताओ मैं कर देता हूँ। तो कहता है नहीं, कल मैंने टीवी पे देखा था तो वो ना उसकी मामा को उसने मारा भी और डिवोर्स कर दिया, तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे हमारी मामा के। एंड लिटरली उन साहब ने कहा यार मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उस बच्चे को फिर समझाया कि बेटे इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो हम ऐसी चीजें क्यों स्टोरीज दिखा रहे हैं जिससे बच्चे मायूसी का शिकार हों और ऐसी चीजें सीखें। अब हम कहते हैं तो हम अपना कल्चर दिखा रहे हैं, कहाँ पे है हमारा कल्चर? वहीम टेल मी, नहीं सर बिल्कुल कहीं नहीं है। अब एक मैं आई एम सॉरी आपकी बात, मैंने आज तक अपना भी प्रोग्राम जब चलता था ना ये ऐनक वाला जिन, कभी बैठ के नहीं देखा। मेरा रिकॉर्ड है आज तक फीचर फिल्म पूरी मैं देख ही नहीं सका। अच्छा। ये अर्तुगरुल गाजी, जी हाँ। बिलीव मी मैं रिपीट में भी देखता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें तो एक डिटर्मिनेशन दिखाई है, उसमें डिटर्मिन्ड आदमी को दिखाया है कैसे होता है, मायूसी नहीं है उनमें, और फाइटिंग पावर दिखाई है, फिर अल्लाह का जिक्र है उसमें, तो इतना पॉजिटिव है वो चीज। तो ऐसी चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं सर। हमें जो टीवी है ना, टीवी और ये जो फिल्म का जो मीडियम है, हमें इसे मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। आज लोगों के पास किताबें पढ़ने के लिए कई कई हफ्ते और महीने नहीं है। लोग एक मतलब सिर्फ कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में जो है वो टीवी पे देख के सारा कुछ समझना चाहते हैं। तो हमें कुछ उन्हें एक बाकायदा एक मकसद के तहत उन्हें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है कि टेलीविजन जो है इनकी जिम्मेदारी बनती है। आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सर ऐनक वाला जिन एक ऐसा प्रोजेक्ट था 90 की दहाई का, कि जिसका एक ऐसा ड्रामा जिसने बच्चों को सबक आमूज कहानियां दी, मतलब एक ही उस सीरीज में रहते हुए। उसके साथ साथ अगर अदाकारों की बात की जाए तो हर किरदार एक मशहूर किरदार था, और आज तक वो जो लोग जितने भी किरदार आज मौजूद हैं उन सबको उस ड्रामा के कोई 25 साल बाद भी सारे लोग पहचानते हैं, और आप इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इतने सारे किरदार थे, आज कुछ किरदार नहीं भी हैं जिनको हम याद। बिल बतौड़ी का किरदार था, मुन्ना लाहौरी साहब। मेरा ख्याल है कि वाज वर्ल्ड ओवर पॉपुलर। हाँ जी, हाँ जी। अब इन दोनों किरदारों की अगर बात करते हुए, इनको सामने रखते हुए मजमूई तौर पर बात की जाए, तो जो सुनहरी दौर पाकिस्तान टेलीविजन का चल रहा था, ये लगता था कि ये जो किरदार आए हैं जो इतने ज्यादा मकबूल हो गए हैं, ये कई दहाइयां टेलीविजन स्क्रीन पर रहेंगे, जैसा कि पाकिस्तान टेलीविजन पे होता रहा। कोई एक ड्रामा हिट होता था तो वो आगे 10-10, 20-20 साल जो है अभी तक उसी का खा रहे हैं। तो ये वाले जो ऐनक वाले जिनके जो किरदार थे, सारे एक्टर्स थे, इनके साथ कुछ हमें मुख्तलिफ देखने को मिला। उस तरह पजीराई काम की उस तरह नहीं मिली, लाइक उस तरह नजर नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। सॉरी, क्या वजह है इसकी? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कहते हैं कि वो कहते हैं ना, दुखती रग आपने मेरी छेड़ दी है। ये बदनसीबी है, ये मैंने बारहा कहा है, बहुत दफा कहा है कि हमने जब प्रोग्राम हम ऐनक वाला जिन कर रहे थे तो हमें ख्याल था कि प्रोड्यूसर्स लाइन में बाहर खड़े होंगे, और ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। जब हमने प्रोग्राम ये ख़त्म किया, बजाय हम अप्रिशिएट होते बाय द चैनल या ऐसे जो लोग, हाँ। हमें ऐसा लगा हमने कोई गुनाह कर दिया, हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ऐनक वाला जिन किया। किसी करैक्टर को नहीं दोबारा याद किया गया, बुलाया गया, तो ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों से बड़ा प्यार मिला जी, बच्चों से प्यार मिला, ये हमारा रिवॉर्ड आज तक मिल रहा है। बल्कि मैं परसों जिस फ्लाइट से आया हूँ, 3 बजे की फ्लाइट थी, ये मैं लोगों का बता रहा हूँ कि स्टिल दे रिमेम्बर अस। तो एक बच्ची की नजर मेरे पे पड़ गई, हॉस्टल सीन, तो उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने जाके अपने क्रू को बताया, क्रू को पता लगा, हलचल सी मच गई, वो आना जाना शुरू हो गया। मैं विंडो सीट पे पास था, तो जो मेरे साथ साहब थे उन्होंने कहा जी आप इधर आ जाएं प्लीज, क्योंकि मैं इधर आ गया। थोड़ी देर में उनके जो पर्सर थे वो आए, उन्होंने वो मुझे क्या चलें आप फर्स्ट क्लास में बैठे सर। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, आई एम सिटिंग अमंग ऑल, ये सब लोग बैठे। सर यानी कि अभी भी आपको लोग माशाल्लाह से इतना याद रखते हैं। यहीं से हम कंटिन्यू करें, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम फ़हीम अब्बास, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा रज़ा। और अभी हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अहम मुहिम के हवाले से, जो कि वजारत इंसानी हकूक़ और हुकूक़ पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत अवाम के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। ख़वातीन की हैसियत से मुतल्लिक कौमी कमीशन के इश्तराक से कुछ फिल्म्स बनाई गई हैं, जिन फिल्म्स को शर्मीन उबैद चुनाई साहिबा ने डायरेक्ट किया है, और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ख़वातीन में कानूनी और आइनी हकूक़ की आगाही के हवाले से बैनुल क़वामी सतह पे बेदारी पैदा की जा सके। ख़वातीन को अपने इन कुछ इश्यूज़ के हवाले से मालूम होना चाहिए कि उन्हें किस तरह अपना हक हासिल करना है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि FIR दर्ज कराने का तरीका, निकाहनामा, विरासत, जिनसी तौर पे हरासा करना और इस्मत दरी के वाक़यात को रोकने के हवाले से और इस हवाले से आगाही को इकट्ठा करने के लिए ये फिल्म्स बनाई गई हैं। इन फिल्म्स को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी ख़वातीन तक, बहनों तक, बेटियों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और हम मजमूई तौर पे इस तरह के वाक़यात को पाकिस्तान में रोक सकें। बिल्कुल। इस फिल्म का जो ये फिल्म्स बनाई गई हैं वो मुख्तलिफ ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन होगी, जिसमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो और बलूची ज़बानें शामिल हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और इस फिल्म का बनाने का मकसद ही यही है कि औरत को एम्पावर करना है, उसको बाख्तियार कराना है, और जो उसके कानूनी हुकूक हैं जो कि बेसिकली लोगों को नहीं पता होता, और वो शऊर पैदा करना है ताकि वो अपने राइट्स का सही वक्त पे सही इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल सही कहा। जब तक हमारी ख़वातीन को हमारे हुकूक के हवाले से हकीकत का अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक वो अपने हकूक़ हासिल करने में दुश्वारी का सामना करती रहेंगी। वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। हमारे साथ आज बहुत ही एक अहम शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नस्तूर के नाम से, जिन्हें आप जानते हैं, शहजाद कैसर बुखारी साहब। सर, वक्फे से पहले आ रहे थे कि वो जो किरदार जो पाकिस्तान टेलीविज़न की जान थे, जिनको पूरा पाकिस्तान पसंद करता था, उन्हें देखता था, ऐनक वाला जिन में काम करने वाले सारे अदाकार, वो उसके बाद उस तरह नजर नहीं आए। आपने कहा अवाम में आज भी पजीर आई है, अवाम आज भी पहचानते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रोकते हैं, प्यार करते हैं, मगर उस तरह वो प्रोफेशनली वो हमें नजर, हम चाहते थे कि वो और ज्यादा ग्रो करें, वो क्यों नहीं हो पाया? वो कुछ निजाम का मसला है, क्या हुआ? आप लोगों ने क्या फेस किया? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। फहीम, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं जी हाँ, थोड़ी सी असल में बात यह है कि वाकई हमारे आर्टिस्टों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। जी, जैसे कि मैं नाम लूंगा ज़कूटा, मुन्ना लाहौरी। जी जी, किस कदर पॉपुलर करेक्टर, मेरा ख्याल वर्ल्ड ओवर। हाँ, जी हाँ। नुसरत आरा, नजर अब्बास, बिलबतौरी, हाँ। बहुत से लोग, ये बदनसीबी। और जब ये गए हैं, हमसे रुखसत हुए हैं, तो बड़ी ऐसे हालात में कि जिन्हें इस तरह नहीं भेजना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने इतनी मुस्कुराहटें दी लोगों के चेहरों पर। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, बारहा मैं कहता हूँ कि इन्हें ये ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि छोटा सा एक 2 मरले का, 3 मरले का घर इन्हें मिल जाए, कोई आर्ट सोसाइटी बना दें, कोई आर्टिस्ट सोसाइटी बना दें, फनकारों के लिए कुछ कर लें, स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ कर ले। ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन बेचारे फिर रहे थे, ये बदनसीबी है। मैं खुद बीच में बहुत बीमार रहा और मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं एट दैट टाइम आई कुडंट अफोर्ड। तो मेरा फिर ये अंबर साहिबा हैं, मलिक रियाज साहब, रियली उन्होंने ना सिर्फ मेरा इलाज कराया, मेरा ख्याल किया, मुझे घर भी दिया। तो ये सारा कुछ काम गवर्नमेंट का है, जो भी गवर्नमेंट, बिल्कुल, जो भी उस वक्त हो, उन्हें चाहिए कि करे। सिर्फ जरूरी नहीं आर्टिस्ट, फनकार, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे राइटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, जो इस हालत में, ऐसे ऐसे सितारे जो बिल्कुल खो गए कहीं। तो अल्लाह करे कि अब सुना है, कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, अल्लाह पाक करे कि प्रैक्टिकली कुछ कर सके। यहाँ बैठ कर हम बातें तो बहुत कर सकते हैं सर, हम कम से कम बात नहीं, यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम बात करें तो सही, बात को उठाएं तो सही, मसला जो है वो
कहीं रखें तो सही। सर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाएं, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। आप जिस तरह हमारे इस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बच्चों के लिए और ड्रामा के मयार के हवाले से सोच रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और ऐनक वाला जिन जो पार्ट 2 जो है वो नस्तूर रिटर्न्स, रिटर्न ऑफ नस्तूर, ये इंशाल्लाह ये अब तक नेटवर्क का ये चैनल है अपना एंटरटेनमेंट, उस पर देखने को मिलेगा और यकीनन हमारे बच्चों को एक बेहतरीन तफरीह जो है वो मुहैया की जाएगी। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को दें इजाज़त।